हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नया चैप्टर क्लास 12th के सिविक्स का नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता का अंत, जो हमारा चैप्टर 2 है, उसे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। दो ध्रुवीयता का अंत। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं कि दो ध्रुवीयता का जो अंत है वो आखिर क्या है, क्यों कहा जा रहा है, ऐसी क्या वजह रही विश्व इतिहास में, घटनाएं हुई जिसकी वजह से इस चैप्टर को दो ध्रुवीयता का अंत कहा गया। देखिए, हमें ये देखना होगा कि 1945 के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में दो बड़ी आर्थिक महाशक्ति थी, अमेरिका और रूस। अमेरिका और रूस दोनों जी थी, एक अमेरिका और एक रूस। अमेरिका और रूस। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति पर केवल दुनिया की एक ही आर्थिक शक्ति बन के रह गई और वो रह गई केवल अमेरिका। इसलिए कहा जाता है कि जो दुनिया के दो धड़े थे, दो धुरी हुआ करती थी, पश्चिम और पूर्व में, पश्चिम में अमेरिका, पूर्व में रसिया। तो शीत युद्ध के बाद रसिया, जो यूएसएसआर सोवियत संघ कहा जाता था, एक गठन, उसका क्या हो गया, विघटन हो गया और वो वस्तुतः एक कमजोर साबित होने लगा और इस तरीके से विश्व अर्थव्यवस्था पर अमेरिका की पकड़ मजबूत होती चली गई और निरंतर होती जा रही है। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध क्या है। हालांकि आपने पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है शीत युद्ध, जब दो देशों या दो देशों के अन्य, जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य एक इस तरीके का तनाव दिखाई देता है जिसमें पूर्णतः युद्ध तो नहीं हो पाता है, लेकिन ऐसी घटनाएं घटी जाती हैं कि एक देश दूसरे देश को हर मोर्चे पर नीचा दिखाने का प्रयास करता है। इस शीत युद्ध के तहत इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड वार। इसे क्या बोलते हैं? कोल्ड वार। ठीक है, इसमें यह है कि दो देश आपस में केवल युद्ध ही नहीं करते हैं, इसके अलावा वो एक दूसरे देश को हर मोर्चे पर, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षिक हो, हर मुद्दे पर एक देश से दूसरे देश को विफल करने का प्रयास करते हैं। तो ये होता है शीत युद्ध, ये होता है शीत युद्ध। और ये दुनिया की दो बड़ी शक्तियों के बीच चला, अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ। आपने पिछले चैप्टर में कि शीत युद्ध का जो सबसे बड़ा प्रतीक था वो थी बर्लिन की दीवार, पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी, जिसमें एक 150 किलोमीटर लंबी एक दीवार बना दी गई कि लोग इधर से उधर ना आ सके। यानी एक देश के दो विभाजन हो गए, एक देश के क्या हो गए, दो विभाजन हो गए। ठीक है, तो ये शीत युद्ध का चरम बिंदु था। लेकिन जब शीत युद्ध का अंत हुआ, शीत युद्ध का क्या हुआ, जब खात्मा हुआ, तो बर्लिन की दीवार गिराई गई। क्या गिराई गई? बर्लिन की दीवार गिराई गई। और उसके बाद यानी कि 1989 में जो बर्लिन की दीवार के गिरते ही एक तरीके से शीत युद्ध का क्या हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया या खत्म हो गया। ठीक है, सेकंड है सोवियत प्रणाली क्या थी। आखिर सोवियत प्रणाली थी क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा जरूर जानेंगे। देखिए, सोवियत प्रणाली जो सोवियत संघ से आधारित है, एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है, जो समाजवाद के समता मूलक समाज का निर्माण का आश्वासन देती है, जो समाजवाद के अंतर्गत समता मूलक समाज का आदर्श देती है। यानी ये समाजवाद पर आधारित है, ये समाजवाद पर क्या है, आधारित है। और ये व्यवस्था जो खड़ी हुई वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में खड़ी हुई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि रूस या सोवियत संघ उस समय साम्यवादी अर्थव्यवस्था का पुरजोर दुनिया भर में व्याख्या करता था, जबकि अमेरिका एक पूंजीवादी देश था, वो पूंजीवादी की बातें दुनिया भर में करता था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। आखिर पहले हम जान लें गोर्बाचेव कौन थे। देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव
मिखाइल गोर्बाचेव जब 1985 में, मिखाइल गोर्बाचेव जब 1985 में सोवियत संघ के महासचिव बनाए गए। क्या बनाए गए? महासचिव। कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके क्या बनाए गए? महासचिव बनाए गए। तो कहीं ना कहीं उनके कुछ ऐसे प्रयास हुए कि सोवियत संघ को विघटन का सामना करना पड़ा। सोवियत संघ को विघटन का सामना करना पड़ा। इसकी कुछ ऐसी वजह थी जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ, क्योंकि जो सोवियत संघ था वो साम्यवादी व्यवस्था पर आधारित था, संपत्ति पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में थी, लिहाजा जो नौकरशाही वो कहीं ना कहीं लोगों के प्रति जिम्मेदार नहीं थी, या एक तरीके से तानाशाही रवैया अपना रखा था। लेकिन गोर्बाचेव चाहते थे कि अब कुछ इस तरीके से बदलाव लाए जाएं ताकि लोगों में जो भारी रोष है साम्यवादी सरकार के खिलाफ उसको काफी हद तक कम किया जा सके। इसीलिए उन्होंने कुछ सुधार करने का प्रयास किया, जिसे हम ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलापन और पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्गठन। चीजों पर उन्होंने पुरजोर समर्थन देने का प्रयास किया। इस वजह से सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया, यानी कि दिसंबर 1991 में सोवियत संघ लगभग 15 नए स्वतंत्र देशों में बंट गया, जिसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो देश हुआ वो हुआ कौन? रूस। जो सबसे शक्तिशाली देश हुआ वो कौन सा हुआ? रूस हुआ। ठीक है। सोवियत प्रणाली की कुछ विशेषताएं थी। आखिर सोवियत प्रणाली को क्यों अपनाया गया, या उस समय के लोगों ने इसको क्यों अपनाने का विचार किया, इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लीजिए आप। देखिए, सोवियत जो प्रणाली थी वो समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। जो सोवियत प्रणाली थी वो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर प्रभावित और ये समाजवाद पर जोर देती थी और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बिल्कुल विरोध में थी। ये खुले बाजार की या मुक्त बाजार की अवहेलना करते थे। क्या करते थे? ये मुक्त बाजार की अवहेलना करते थे। और सोवियत प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी को ज्यादा महत्व दिया गया, यानी कि उस देश में लोगों को अपेक्षा पार्टी को ज्यादा महत्व दिया गया। ठीक है। तो ऐसी कुछ बहुत सारी विशेषताएं थी कि जो सोवियत प्रणाली उसको अपनाया गया, उसको दुनिया भर में अपनाया गया। ठीक है। अब हम देख लेते हैं सोवियत प्रणाली की कुछ कमियां थी। सोवियत प्रणाली की क्या थी? कुछ कमियां थी, जिसमें सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का पूर्ण नियंत्रण था। नौकरशाही का क्या था? पूर्ण नियंत्रण। लिहाजा वे जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थे, या ये कहिए कि उन्हें जनता के सुख दुख से, आक्रोश से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। वे केवल एक तानाशाही के तौर पर अपना कार्य कर रहे थे, और इससे कहीं ना कहीं जनमानस में एक आक्रोश पैदा हो रहा था। क्या हो रहा था? जनमानस में आक्रोश पैदा हो रहा था। दूसरा, सोवियत प्रणाली में जो एक दलीय शासन व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा कठोर थी, और वहां पर विपक्ष का कोई स्थान नहीं था। जब जिस देश में विपक्ष ही ना होगा तो उस स्थिति में लोगों की आवाज को वहां कौन सुनेगा। लिहाजा एक दलीय शासन हमेशा तानाशाही की ओर अग्रसर होता है, और यह सोवियत प्रणाली में था। इस वजह से लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित थे, और वे ऐसी व्यवस्था से छुटकारा पाना चाहते थे। दूसरा, सोवियत प्रणाली जो कई देशों का संघ था, आगे चल के जो 15 राज्य हुए, अलग अलग देश बने, उनमें से जो रूस था वो सर्वाधिक पावरफुल था, या सभी फैसलों में रूस की ही बात को माना जाता था। इसकी वजह से अन्य जो और देश थे वे अपने आप को अपेक्षित महसूस किया करते थे। तो ऐसा लगता था कि उन्हें अब सोवियत संघ से अलग हो जाना चाहिए।
उन्हें सोवियत संघ से अलग हो जाना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी कमियां थी जिसके लिए सोवियत जो प्रणाली थी, जो सोवियत संघ था, उसका 1991 में आके क्या हो गया, विघटन हो गया। क्या हो गया, उसका विघटन हो गया। ठीक है, अब सोवियत संघ का विघटन के क्या परिणाम हुए, यानी सोवियत संघ का विघटन हो ही गया, लेकिन अब सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसके आगे दुनिया भर में क्या परिणाम जारी हुए, या दुनिया भर के विश्व पटल पर क्या इसके परिणाम देखने को मिले, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कि देखिए, कोई भी चीज होती है तो उसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसके का क्या परिणाम हुए, उसके क्या परिणाम हुए। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति हुई, यानी कि जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ, यानी जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, शीत युद्ध अपने आप क्या हो गया, समाप्त हो गया। शीत युद्ध क्या हो गया, क्योंकि जो रूस अभी तक सोवियत संघ का एक सबसे बड़ा देश हुआ करता था, अब कहीं ना कहीं विघटन के बाद वो अब काफी अलग थलग हो गया, लिहाजा शीत युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। शीत युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति में बदलाव, यानी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो निश्चय ही अमेरिका, जो महाशक्ति के रूप में पहले से ही पेट भराए हुए था, अब रूस के कमजोर होने से, सोवियत संघ के विघटन होने से कहीं ना कहीं विश्व बिरादरी में अंतरराष्ट्रीय पटल पर अमेरिका का वर्चस्व बढ़ता गया और रूस, जो कि सोवियत संघ के अलग हो चुका था, उसका वर्चस्व गिरता गया। तीसरा, इस तरीके से जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, जो दुनिया भर में साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, वो कहीं ना कहीं कमजोर होने लगी और अमेरिका के वर्चस्व बढ़ने से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जोर पकड़ने लगी। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, जिसकी हिमाकत अमेरिका करता था, दुनिया भर में करता है, उसे दुनिया भर में पुरजोर समर्थन मिलने लगा, क्योंकि उधर विघटन की वजह से जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं क्या होने लगी, कमजोर होने लगी। इसका एक परिणाम यह हुआ कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो दुनिया के नक्शे पर कुछ नए स्वतंत्र देश आए। तो दुनिया के पटल पर कुछ नए स्वतंत्र देश आए, जिनमें मुख्यतः रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, बेलारूस, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लताविया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान आदि ऐसे देश थे जो कभी सोवियत संघ में रहा करते थे, लेकिन अब वे स्वतंत्र देश बन चुके थे। अब वे स्वतंत्र देश बन चुके थे। तो यानी कि कहीं ना कहीं इसमें लोगों को अपने खुद के संविधान, अपने खुद का झंडा, अपने खुद की संस्कृति को अपनाने का, पहचानने का मौका मिला, तभी उन्होंने स्वतंत्रता की मांग की। ठीक है, एक और पॉइंट है इसमें, खनिज तेल भंडार पर अमेरिकी प्रभाव का दबाव बढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका का दबाव, क्योंकि अमेरिका अर्थव्यवस्था एक सिंगल अर्थव्यवस्था रहने की वजह से, यानी विश्व में जहां शीत युद्ध की समाप्ति से पहले दो अर्थव्यवस्थाएं हुआ करती दुनिया में, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और एक सोवियत संघ। विघटन के बाद सोवियत संघ का दबदबा कम हुआ, तो लिहाजा जो विश्व में जो तेल की खपत और जो तेल का उत्पादन हुआ करता था, उस पर धीरे धीरे अमेरिका ने अपना वर्चस्व कायम कर लिया। धीरे धीरे अमेरिका ने उस खनिज तेल भंडार पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया और वो दुनिया की एक महाशक्ति बन बैठा हालांकि इसके बाद किन्हीं क्षेत्रों में, खासकर चेचन्य विद्रोह हुआ, जहां अलगाववादी हिंसा, आतंकवाद बहुत लंबे समय तक पनपता रहा और वो आज भी चल रहा है। कुल मिला के सोवियत संघ के विघटन का जो सबसे ज्यादा परिणाम हुआ वो ये रहा कि जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, जो साम्यवादी विचारधारा थी, उसको गहरा आघात लगा और पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी उसको पुरजोर विकास करने का मौका मिला।